आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7, दैट इज डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। देखो, डिस्काउंटिंग मीन्स पीछे लेके आना, एक्यूमुलेटिंग मीन्स किसी वैल्यू को आगे लेके जाना। ठीक। सो दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट कैश फ्लोज, एक होते हैं डिस्क्रीट कैश फ्लोज, और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस कैश फ्लोज। ठीक है। डिस्क्रीट कैश फ्लोज मतलब जो टाइम गैप पे दिए जाते हैं, जैसे मान लो आज दिया, फिर 2 साल बाद दिया, फिर उसके मतलब 0 पे दिया, फिर 2 पे दिया, फिर 5 पे दिया, फिर 6 पे दिया, फिर 10 पे दे दिया, इस तरह से। या मंथली बेसिस पे दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, ये सब डिस्क्रीट कैश फ्लो में। कंटिन्यूअस क्या, जब टाइम गैप जो होता है दो पेमेंट के बीच में बहुत कम होता है, यानी इतना छोटा कि वो नेग्लिजिबल एक तरह से बोलते हैं। जैसे हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ा था हमने कि जब भी मंथली से छोटे इंटरवल पे इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा होता तो उसको हम कंटिन्यूस मान लेते हैं, तो इसको हम कंटिन्यूस कैश फ्लोज बोलते हैं। ठीक है। तो पहले जो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग यूज्ड फॉर डिस्क्रीट कैश फ्लोज, और दूसरे में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस कैश फ्लोज को। तो देखिए, चले पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट की। केस 1, to find the present value of cash flows when interest rate I as a constant is given, यानी इंटरेस्ट रेट हमें एक कांस्टेंट दे रखा हो। देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम t टाइम पे c रुपीज पे करने होते हैं तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो c इंटू वी पावर t होती है। हमने पढ़ा। तो इसी चीज को अगर मैं सिंगल कैश फ्लो के बजाय पूरे एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो में बात करूं, T1, T2, T3, Tn, CT1, CT2, CT3 एंड CTn। इसका मतलब टाइम T1 पे CT1 का कैश फ्लो हो रहा है, टाइम T2 पे CT2 का कैश फ्लो हो रहा है, और टाइम Tn पे CTn का कैश फ्लो हो रहा है। अगर मुझे एक इंडिविजुअल CT1 को T1 पीरियड पीछे लाना होता तो मैं कहता CT1 इंटू वी रेस्ट पावर T1 प्लस CT2 वी रेस्ट पावर T2 प्लस CT3 वी रेस्ट पावर T3 प्लस में CTn वी रेस्ट पावर Tn। ये किया होता मैंने, ये हो जाती प्रेजेंट वैल्यू। देखो, अगर मुझे ये पता है कि अगर मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn करना होता है तो मैं इसको समेशन ऑफ xi भी लिख लेता हूं, i की वैल्यू 1 से n तक। यानी कि जो भी समेशन की सीरीज है उसको हम सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं इस प्रेजेंट वैल्यू को अगर लिखना चाहूं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समेशन ऑफ CTj वी रेस्ट पावर Tj, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अगर j को मैं 1 डालूंगा आई विल गेट द फर्स्ट टर्म, j को 2 डालूंगा आई विल गेट द सेकेंड टर्म, j को n डालूंगा आई विल गेट द लास्ट टर्म, और समेशन जो है सिग्मा जो है इन सबको मेरे लिए ऐड कर देगा। ठीक है। चलिए, तो इसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, अंडर इट्स करंट रेंट एग्रीमेंट ए कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू मेक एनुअल पेमेंट ऑफ 90,000 फॉर द बिल्डिंग इट ऑक्यूपाइज। पेमेंट्स आर ड्यू ऑन 1 Jan 2015। पेमेंट्स कब कब ड्यू हैं? पेमेंट ड्यू है 1 Jan 2015 को, 1 Jan 2016 को एंड 1 Jan 2017 को। ठीक है। अब इन सब के लिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी इंटरेस्ट रेट है 10% का, हम चाहते हैं इंटरेस्ट रेट दिया है 10% का। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 1 Jan 2014 पे कितना पैसा हम अकाउंट में डाल के छोड़ दें कि 1 Jan 2015 की पेमेंट हो जाए, 1 Jan 2016 की पेमेंट हो जाए, 1 Jan 2017 की पेमेंट हो जाए, और उसके बाद अकाउंट का बैलेंस नील हो जाए। ठीक है। देखो, यहां पर पेमेंट कितनी की है?
90,000 की, यहाँ कितनी है 90,000 की, यहाँ कितनी है 90,000 की। ये अगर टाइम में 0 मान लूँ तो यहाँ पर टाइम गैप 1 साल का है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप 2 साल का है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप 3 साल का है। सो 90,000 को मुझे 1 साल पीछे लेके आना है, तो v पावर 1 प्लस 90,000 v टू द पावर 2 प्लस 90,000 v रेज़ टू पावर 3, ऑल कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अब आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि टेबल में से 10% वाला टेबल खोल के v पावर 1, v पावर 2, v पावर 3 की वैल्यूज निकाल लें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर पेमेंट सेम है तो हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं, v पावर 1, v पावर 2, v पावर 3 तीनों वैल्यूज को ऐड करके सिंगल 90,000 से भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर पेमेंट का साइज अलग अलग होता तो हमें इन सभी की कैलकुलेशन अलग अलग करके उन सबको ऐड करना होता। ठीक है, आप चाहें तो खुद ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जितनी भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना, उस प्रेजेंट वैल्यू को, ये मैं सिर्फ मैं नहीं करके दिखा रहा, बता रहा हूं, उस प्रेजेंट वैल्यू को 1.10 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कहां पहुंच गया 1 पे पहुंच गया। इसमें से 90,000 माइनस कर देना, तो बचा हमारे पास जो पैसा बचेगा, उस पैसे को जो भी इसमें से 90,000 माइनस कर दिया, इसका मतलब हमारे अकाउंट का स्टिल ये बैलेंस बच गया। इस बैलेंस को फिर से 1.10 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 90,000 माइनस कर देना। ठीक है, फिर जो बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस 1 था, तो इसका जो बैलेंस 2 बचेगा, उस बैलेंस 2 में से 1.10 से मल्टीप्लाई करके 90,000 माइनस करना, यू शुड हैव 0 बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब 3 साल की पेमेंट्स करने के बाद आपका अकाउंट का बैलेंस जो होगा नील होगा, विच शोज दैट दिस अमाउंट इज सफिशिएंट टू पे द 90,000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, वेरिफिकेशन का काम एग्जाम में नहीं आता है, ये मैं आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं। केस टू दैट इज present value of discrete cash flows, when delta, that is a force of interest as a constant, is given। delta is given। देखो हमने ये पढ़ा कि अगर t टाइम पे c रुपीज पेबल है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम c e रेज़ पावर माइनस डेल्टा t करते थे। ठीक है, यानी कि e माइनस डेल्टा t किसी भी कैश फ्लो को t से उठा के 0 पे ले आता है। तो यही चीज अगर हम पूरी सीरीज के लिए अप्लाई कर दें, t1, t2, t3 सो ऑन टिल tn, ct1, ct2, ct3 सो ऑन अप टू ctn। ठीक है, तो ct1 को डेल्टा t1 पीछे लाए, ct2 को e पावर माइनस डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई करके पीछे लाए, सो ऑन ctn को e माइनस डेल्टा tn से मल्टीप्लाई करके पीछे लाए, दैट विल गिव यू द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। इसको मैं अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, आई कैन राइट ctj e रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा tj, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक। सो दिस कैन बी द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं एग्जाम्पल 2। अंडर इट्स करंट रेंट एग्रीमेंट ए कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू मेक एनुअल पेमेंट्स ऑफ ₹90,000। सेम सब कुछ वही है, बस फोर्स ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया हुआ है। सब कुछ सेम वही है, सिर्फ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% का। तो देखो क्या करूं मैं इसमें, 90,000 ई रेज़ पावर माइनस डेल्टा 1 साल पीछे आना है, प्लस 90,000 ई रेज़ पावर माइनस डेल्टा 2 साल पीछे आना है, प्लस 90,000 ई रेज़ पावर माइनस डेल्टा इंटू 3 साल पीछे आना है। कैलकुलेशन तो खुद कर लेंगे आप इसमें। ई पावर माइनस डेल्टा -0.1 निकालना आता है, कैलकुलेटर में सीधा क्या करेंगे, शिफ्ट LN का बटन दबाएंगे तो ई रेज़ टू पावर आपका ब्लैंक आ जाएगा। वहां पर आपको क्या लिखना है, -0.10 लिखना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड इट इज बेटर कि आप सीधा जो वैल्यू निकले उसको 90,000 से मल्टीप्लाई करके अगर लिख लोगे तो आपकी सीधा फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकल आएगी।
ऐसे ही e पावर -0.20 निकाल के इंटू 90,000 कर लेना, वो आपकी सेकेंड टर्म निकल आ जाएगी। और 90,000 इंटू ये करेंगे तो थर्ड टर्म निकल आएगी। फिर तीनों को इंडिविजुअली ऐड, तीनों जो लिखे होंगे आपने उन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सीरीज निकल आएगी। चलिए केस थ्री ये क्या है? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी डिस्काउंट फैक्टर की। मैंने एक बात बताई थी डिस्काउंट फैक्टर की। मैंने बताया था डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है। डिस्काउंट फैक्टर को हम VT से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है 1/A0T होता है। मैंने एक्यूमुलेशन फैक्टर में बताया था कि किसी को भी अगर हम A0T से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको 0 से उठा के T पे ले जाते हैं, और किसी को A0T से डिवाइड करते हैं तो हम उसको T से उठा के 0 पे ले आते हैं, यानी कि वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे देता है। तो A0T से डिवाइड करना या VT से मल्टीप्लाई करना वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं किसी भी कैश फ्लो को VT से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कहां दे देगा, C इंटू VT, मुझे वो 0 पे दे देगा, ठीक है। तो सेम यही चीज को अगर मैं T1, T2, T3, Tn, CT1, CT2, CT3, CTn, इन सब की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो CT1 को VT1 से मल्टीप्लाई करो, पहुंच गया कहां पे 0 पे। CT2 को VT2 से मल्टीप्लाई करूं, पहुंच गया 0 पे। CTn को VTn से मल्टीप्लाई करूं, पहुंच गया 0 पे। इन सब को समेशन कर दूं तो CTj VTj, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इन सब कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कहां आ गई 0 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर डिस्काउंट फैक्टर का एक्सप्रेशन दिया हो तो किस तरह से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। पर ध्यान रहे इसका इस्तेमाल, VT का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टाइम T से 0 पे लाने के लिए हो सकता है। T से कहीं और जाने के लिए VT का इस्तेमाल हम नॉर्मली नहीं करते हैं। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो जरा। कंसिडर द फॉलोइंग 4 पेमेंट्स। 10,000 1 जन 2004 को, 1 जन 2004 को 10,000, 1 जन 2005 को 13,000, 1 जन 2007 को 15,000 एंड 1 जन 2008 को 16,000। 1 जन 2003 को उन्होंने टाइम 0 माना है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। VT का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, VT का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। हमें प्रेजेंट वैल्यू 0 पे चाहिए। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं 10,000 V1, 13,000 इंटू V2, 15,000 इंटू V4, 16,000 इंटू V5, ठीक है। अब V1 निकालना है 0.93, माइनस में 1 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू निकाल लो जो भी आ जाएगी। V2 निकालना है, VT के एक्सप्रेशन में T की जगह 2 डाल देंगे। V4 निकालना है, V5 निकालना है, निकल जाएगा। और फिर इस एक्सप्रेशन में V1, V2, V4 एंड V5 की वैल्यू डाल देंगे तो हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया, V1 चाहिए, V2 चाहिए, हो सकता है 4 की बजाय 8 कैश फ्लो होते, V1, V2, V3, V4, V5, V7, V9, V10, बहुत सारे होते। तो हमारा जो कैलकुलेटर है ना, हम जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं दैट इज Casio FX82ES प्लस, Casio FX82ES प्लस जो या ES जो भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमें ना एक फीचर मिलती है टेबल फंक्शन। इसमें एक ना टेबल फंक्शन है जो हमें इसमें ना हेल्प कर देता है। जैसे आप मोड 3 प्रेस करो, मोड 3 प्रेस करो, आपके सामने fx इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी यू कैन राइट एनी फंक्शन है। बट हमारा तो फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन तो है ये vt है, कोई बात नहीं, vx भी तो हो सकता है, t के टर्म में ना से x के टर्म में हो जाएगा।
तो हमारा फंक्शन क्या है 0.93 माइनस में x माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 100। अब मैं ये फंक्शन लिखना चाहता हूं। fx इज इक्वल टू सामने लिखा है मैंने लिखा 0.93 माइनस, अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करता हूं, एक देखो शिफ्ट के नीचे ये वाला साइन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, फ्रैक्शन वाला, वो आपने प्रेस किया, आपका इस फॉर्म में आ गया जिसमें कर्सर ऊपर है, कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है। तो यहां पे ब्रैकेट ओपन का साइन कैलकुलेटर में है, ठीक। यहां x लिखना है मुझे, x कैसे लिखूं मैं, ठीक है, x लिखना है। तो देखो आप राइट ब्रैकेट के ऊपर देखोगे ना, रेड कलर से x लिखा हुआ है, राइट ब्रैकेट के ऊपर आप देखोगे तो रेड कलर से x लिखा हुआ है। तो जो भी रेड कलर से लिखे हुए हैं ना, अगर आप स्क्रीन पे वो लिखना चाहते हो, देखो हर बटन के एक तो ऊपर नंबर लिखा होता है, हर बटन के एक तो ऊपर लिखा होता है, यहां पे एक ऊपर इधर लिखा होता है और एक इधर रेड कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सेकंड फंक्शन है वो तो शिफ्ट से आ जाता है, जो रेड कलर वाला है ना, वो उसके लिए आपको अल्फा का साइन प्रेस करना पड़ता है। तो जैसे ही आप अल्फा का साइन दबा के राइट ब्रैकेट लिखोगे ना, राइट ब्रैकेट के ऊपर क्योंकि x लिखा हुआ है तो वहां पर आपका x लिखा जाएगा। लिख लिया x, यस हो गया, ठीक है। -2 लिखना है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर आपको करना आता है, 3 लिख दिया। अब जो बड़े वाला की है, बड़े वाला जो की है ये वाला, ठीक है, इसको अगर हम डाउन की प्रेस करेंगे ना तो ये हमें कर्सर नीचे ले जाएगा, हमारे लिए नीचे ले आए, वहां पर 100 लिख दिया। तो अब आपके सामने fx का पूरा फंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब मैं सपोज जैसे ही मैं इक्वल का साइन प्रेस करूंगा ना, बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा स्टार्ट 1। यस, आई शुड स्टार्ट विद 1 क्योंकि मुझे v1, v2, v3, v4, v5 इन सब की वैल्यूज चाहिए। स्टार्ट 1, यस ओके, स्टार्ट 1 हमने कर दिया। जैसे ही इक्वल का साइन प्रेस करूंगा वहां आएगा एंड 5। एंड मुझे कहां पे करना है? यस, एंड मुझे 5 पे करना है। सपोज मुझे v7 तक वैल्यूज v6, v7 भी चाहिए होता तो मैं 7 लिख के इक्वल प्रेस कर देता। यहां मेरा क्योंकि 5 लिखा है, सामने बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो मुझे 5 ही चाहिए, तो मैंने सिर्फ इक्वल का साइन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है स्टेप 1, स्टेप 1 यानी कि तुम्हें वैल्यूज 1, 1 के गैप पे चाहिए। यस, मुझे 1, 1 के गैप पे चाहिए क्योंकि v1 चाहिए, v2 चाहिए। आप बोलोगे इसके बाद तो v4 चाहिए, कोई बात नहीं, v3 आ भी गया तो फालतू ही तो है, कम थोड़ी है कुछ। तो स्टेप 1 आपने किया, इक्वल किया। अब आप देखो आपके सामने एक टेबल बनी नजर आ गई जिसमें x और fx की वैल्यूज हैं, जिसमें आपको 0, 1, 2, 3 4, 5 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx की f1, f2, f3, f4, f5। तो जो fx की वैल्यू है बेसिकली क्या है, वो आपकी vt की वैल्यू है। आपको v1 चाहिए, निकाल लिख लिया, v2 चाहिए, v3 नहीं चाहिए, छोड़ दिया, v4 चाहिए, v5 चाहिए, सबको लिख लिया हमने और कैलकुलेटर में बस लिखते चले गए। लिखना पड़ेगा मैनुअली, ये नहीं पॉसिबल कि हम कैलकुलेटर में डायरेक्टली इन वैल्यूज को यूज कर सकें, आपको इनको मैनुअली लिखना पड़ेगा। कैसे? 10,000 या तो 2 कैलकुलेटर लो, ठीक है, तो 10,000 इंटू टेबल वैल्यू यहां से लिख लो, अदरवाइज इनको आपको मैनुअली पेपर पे लिखना पड़ेगा और उसके बाद इन वैल्यूज को इस पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे चलो ये तो हो गया हमारा काम। अब हम बात कर रहे थे कि vt की, पहले हमने v पावर t से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट केस में हमने v पावर t से मल्टीप्लाई किया, सेकंड केस में हमने e पावर माइनस डेल्टा t से मल्टीप्लाई किया, थर्ड केस में हमने vt से मल्टीप्लाई किया। तो जो फर्स्ट केस था ना वो भी बेसिकली था तो vt ही, बस i जो था कांस्टेंट था। अगर i कांस्टेंट हो तो vt v पावर t ही बन जाता है,
क्योंकि अगर i कांस्टेंट है तो आप 5 से 0 पे आना चाहो या 6 से 1 पे आना चाहो, बात एक ही होती है। तो इसलिए vt v पावर t बन जाता है, ठीक है। vt का इस्तेमाल अगेन t से 0 पे लाने के लिए होता है। तो जब भी vt आपको एक t का फंक्शन दिया हो तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप कहां करोगे, उसको 0 पे लाने के लिए करोगे। तो vt e माइनस डेल्टा टी भी हो सकता है अगर डेल्टा एक कांस्टेंट हो, और vt v पावर t vt ही होता है अगर t हमें, मतलब फंक्शन हमें t की फॉर्म में, डिस्काउंट फैक्टर हमें t की टर्म में दे रखा हो, ठीक। चलिए, ये तो हो गए हमारे 3 केसेस डिस्क्रीट कैश फ्लोज के, जिसमें कि हमें i दिया था, डेल्टा दिया था या vt का एक्सप्रेशन दिया था। अब हम आते हैं, हमें यह भी तो हो सकता है कि डेल्टा एक कांस्टेंट ना देकर डेल्टा एक फंक्शन ऑफ t दे दिया जाए, डेल्टा एक फंक्शन ऑफ t दे दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो, हमने ये पढ़ा था, जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि अगर t से 0 पे लाना है c को, तो हम करते थे c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ t से 0 डेल्टा y dy, ठीक है, t से 0 डेल्टा y dy। अब यहां पर एक सिंगल कैश फ्लो नहीं है, एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, t1 t2 tn, ct1 ct2 ctn। तो ct1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ t1 से 0 आना था। मैं चाहूं तो यहां डेल्टा t भी लिख सकता हूं, क्योंकि वहां तो t लिमिट में था, इसलिए मुझे लिमिट में फंक्शन y की टर्म में लिखना पड़ा था। t1 से 0 प्लस ct2 एक्सपोनेंशियल ऑफ t2 से 0, ctn एक्सपोनेंशियल ऑफ tn से 0 डेल्टा t dt, ठीक है। अब अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो, यहां t1 है तो t1 है, t2 है तो t2 है, tn है तो tn है, तो ctj होगा तो tj से 0 होगा, ठीक है। बट j की वैल्यू मुझे 1 भी डालनी है, j की वैल्यू 2 भी डालनी है, j की वैल्यू 3 भी डालनी है, j की वैल्यू n भी डालनी है, और उन सबको ऐड भी करना है। तो इन सब के लिए मेरे कौन काम करेगा? समेशन j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू, दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। चलो, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 4 पढ़ लो एक बार। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी आपको गिवन है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 ऑफ द पेमेंट 10,000, 13,000 एट 1, 3 एंड 4। यानी टाइम 1 पे, टाइम 3 पे और टाइम 4 पे 10,000, 13,000 एंड 15,000 की पेमेंट हुई है। हमें इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 0 पे चाहिए। 10,000 एक्सपोनेंशियल 1 से 0 तक, प्लस 13,000 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 से 0 तक, प्लस 15,000 एक्सपोनेंशियल ऑफ 4 से 0 तक, एक इंटीग्रेशन मैं करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद ही करोगे इसको। (0.04 t स्क्वायर बाय 2, 0.01 t, लिमिट डालनी है 1 से 0, 0.02 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0.01 0 माइनस 1, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। e रेज टू पावर में वो आंसर चाहिए, तो e रेज टू पावर आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे ही यहां पर आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर आया, ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया, आंसर आया, आप सीधा शिफ्ट ln प्रेस करोगे तो e रेज टू पावर आ जाएगा। देखो, नीचे सबसे नीचे एक आंसर की लिखी हुई है, आंसर लिखा हुआ है। जैसे आप प्रेस करोगे ना तो e रेज टू पावर आंसर कर देगा। e रेज टू पावर आंसर का क्या काम होता है कि जो भी कैलकुलेशन करके
लास्ट नंबर आया हुआ है ना, दैट इज आंसर, तो सीधा ई रेस्ट पावर ऑफ दैट आंसर कर देगा। तो ये आपको सीधा सीधा इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के उसको ई रेस्ट पावर करके दे देगा आपको। जैसे ये आ गया आंसर, कुछ भी आया, अब जैसे ही आप इंटू 10,000 का साइन प्रेस करोगे ना, इंटू 10,000 करोगे तो क्या करेगा वो, सीधा जो आंसर निकला हुआ था कैलकुलेटर सीधा उस आंसर को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड एक्सप्रेशन का निकालना है, ऐसे ही आपको थर्ड एक्सप्रेशन का निकालना है। चलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है वैल्यूइंग कैश फ्लोस। वैल्यूइंग कैश फ्लोस व्हेन VT इज गिवन। तो आप बोलोगे वैल्यूइंग कैश फ्लो तो पहले भी हमने पढ़ा, बट वो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। अब आती है प्रेजेंट नहीं निकालनी, एक कैश फ्लो की वैल्यू दूसरे एक टाइम पे होने वाले कैश फ्लो की वैल्यू को दूसरे टाइम पे निकालना, या आगे जाना या पीछे आना, मतलब डिस्काउंटिंग करना या एक्यूमुलेटिंग करना, बट नॉट एट जीरो एंड नॉट फ्रॉम जीरो। तो उस सिचुएशन में VT का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, देखो मान लो मुझे T टाइम पे C रुपीज दे रखे हैं, उसकी वैल्यू मुझे T1 टाइम पे निकालनी है, ठीक है। गिवन मुझे VT है, गिवन मुझे VT है। देखो नॉर्मली अगर मैं बात करूं और सपोज मैं डेल्टा की टर्म में बात करता हूं, सपोज VT मेरा इन टर्म्स ऑफ T दिया हुआ था, तो अगर मैं किसी को भी T2 से T1 पे लाना चाहता हूं तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, T2 से T1 डेल्टा T dt, T2 से T1 जानना है मुझको, इसको मैं माइनस में T1 से T2 भी लिख सकता हूं, ठीक। पहले मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं, अभी मैं इसको जनरल रीजनिंग से भी समझा दूंगा। T1 के पीछे जीरो होगा कहीं, तो T1 से T2 अगर इंटीग्रेट करना है तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि 0 से T2 में से अगर मैं 0 से T1 तक का इंटीग्रेशन माइनस कर दूं तो वो T1 से T2 तक इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं C इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 0 से T2 डेल्टा T dt। तो इसको मैं लिख सकता हूं C इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 से T1 डेल्टा T dt माइनस 0 से T2 डेल्टा T dt। अब e पावर x माइनस वाई क्या होता है, e पावर x माइनस वाई होता है e पावर x अपॉन e पावर y। This can be written as C into A0 T1 और इसको मैं लिख सकता हूं A0 T2, और अगर इसको V की फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1 बाय A0 T2 क्या होता है VT2 डिवाइडेड बाय VT1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई वैल्यू ऑफ कैश फ्लो C पेबल एट T2 एट T1, यानी कि T2 टाइम पे जो C रुपीज पेबल है उसकी प्रेजेंट उसकी वैल्यू T1 पे क्या है, और अल्टीमेटली ये वैल्यू क्योंकि पीछे आ रही है तो इसको मैं वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बोलूं या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। ये तो चलो मैथमेटिकली हमने बात कर ली। अब इसको अगर जनरल रीजनिंग से बोले, मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था T2 से कहां आना, मैं आना चाहता T2 से T1 पे, मुझे पता जीरो उसके पीछे है, मुझे VT दिया हुआ है, मुझे VT दिया है, मुझे ये पता है कि VT का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मैं T से 0 पे जाने के लिए कर सकता हूं या 0 से कहीं और जाने के लिए कर सकता हूं। मैं T2 से T1 जाने के लिए या T1 से T2 जाने के लिए VT को यूज नहीं कर सकता। तो क्या करूं,
जैसे ही मैंने C को VT2 से मल्टीप्लाई किया तो ये उठ के कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा पीछे चला गया, मैंने देखा यार ये तो ज़्यादा पीछे आ गया, मुझे जाना है आगे। ठीक है, मुझे जाना है आगे। तो मैंने देखा कि अगर मैं किसी को VT1 से डिवाइड करता हूँ, मैं VT1 से डिवाइड करता हूँ तो 0 से T1 पे चला जाएगा। तो मैं इसको VT2 से मल्टीप्लाई करके कहाँ ले आया, 0 पे उठा के ले आया और फिर 0 से इसको T1 तक लेके चला गया। ठीक है, इसका आप सिंपल एग्जांपल ये देख सकते हो, जैसे मान लो 0 पॉइंट है एक दिल्ली है। ठीक है, आप किसी छोटे टाउन में रहते हैं जहां पर एयरपोर्ट तो है बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, से हम कहते हैं हम जयपुर में हैं। ठीक है, और यूएसए से हमें यूएसए से अपने घर आना है वापस जयपुर, तो हम डायरेक्टली नहीं आ सकते क्योंकि जयपुर पे तो वो फ्लाइट लैंड ही नहीं करती है। हमें यूएसए से कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली आना पड़ेगा। अब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में तो रह नहीं जाएंगे, VT2 से मल्टीप्लाई करके 0 पे तो रह नहीं जाएंगे, तो यूएसए से दिल्ली आए तो घर भी तो जाना है। अब दिल्ली से वापसी की हम फ्लाइट लेंगे कहाँ की, जयपुर की। ये भी हो सकता है कि आपकी यूएसए की फ्लाइट जो है दिल्ली आने से तक जयपुर के ऊपर से होके निकली हो, अब कूद थोड़ी जाओगे वहां पे। ठीक है कि नहीं, जयपुर के ऊपर से निकल रहे हैं, नजर आ रहा है हमें कि जयपुर के ऊपर से जा रहे हैं, या सामने मैप जो बना आता है स्क्रीन के ऊपर, जो वीडियो लगा होता है सामने टैब लगा होता है, उसमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जयपुर के ऊपर से निकल रहे हैं। अब ये थोड़ी कहोगे उसको, पायलट को बोलोगे मुझे पैराशूट दे, मैं तो यहीं कूद रहा हूँ भाई। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूएसए से दिल्ली उतरना पड़ेगा, फिर दिल्ली से फ्लाइट को चेंज करके वापस जयपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर मुझे T2 से T1 पे आना है। अब हो सकता है मैं T1 टाइम पे हूं और मुझे आगे जाना है, T2 पे जाना है। T1 पे हूं और मुझे आगे जाना है, यानी कि आप ऑलरेडी अपने घर में जयपुर में हैं बट आपको वापस यूएस से जाना है। ठीक है, T1 से T2 जाने का रास्ता नहीं है आपका, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, जयपुर से दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं C को VT1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहां पहुंच गया, दिल्ली नहीं, 0 पे पहुंच गया। ठीक है, मैं 0 पे पहुंच गया। अब 0 पे आ गया बट अल्टीमेट मेरा टास्क क्या था, मेरा अल्टीमेट टास्क तो T2 पे जाना था। तो मैंने देखा कि अगर किसी को VT1 से मल्टीप्लाई करके 0 पे आया जा सकता है तो उसको VT2 से डिवाइड करके हम T2 पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू इसकी C की जो T1 पे पेबल था उसकी वैल्यू T2 पे निकाल ली। तो ये वैल्यू क्या है, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। पिछली वाली वैल्यू क्या थी, प्रेजेंट वैल्यू थी। क्यों भाई ऐसा क्यों, कर तो सब कुछ वही रहे हैं। अल्टीमेटली देखो कहां जा रहे हैं, अल्टीमेटली अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पीछे आ रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्काउंटेड वैल्यू। अगर अल्टीमेटली हम एक पॉइंट से आगे जा रहे हैं, वी आर एक्यूमुलेटिंग द कैश फ्लो, तो ये हमारी एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें जरा, कंसिडर द फॉलोइंग 5 पेमेंट्स। 1 जन 2005 को 5000, 1 जन 2007 को 6500, 1 जन 2008 को 7500, 1 जन 2009 को 8000 एंड 1 जन 2010 को 10,000। ठीक है, 1 जन 2004 को उन्होंने कहा है, हमने टाइम 0 माना हुआ है, तो ये टाइम 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। VT हमें दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पेमेंट ऑन 1 जन 2006, यानी कि टाइम 2 पे इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो टाइम 2 पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू आगे जाएगी और बाकी 4 वैल्यूज जो हैं वो कहां आएंगी, वो पीछे आएंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू एक्यूमुलेट होगी और 4 डिस्काउंट होंगे। आप बोलोगे हम तो इकट्ठा कर लेते हैं, हमें तो सबकी इकट्ठी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द वैल्यू एज ए सम ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू एंड एक्यूमुलेशन।
तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप चाहते तो सब की वैल्यू 2 पे निकाल सकते थे। देखो एक्यूमुलेटेड वैल्यू सिर्फ एक की निकलेगी 5000 की, जो आगे जाना है। 5000 को मैं V1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया 0 पे। अब मैं इसको V2 से डिवाइड करूंगा तो कहां आ गया, कहां आ गया, V1 से किया था तो 0 पे पहुंच गया, V2 से डिवाइड करूंगा तो कहां पहुंच जाएगा, 0 से 2 पे आ जाएगा। अब डिस्काउंटेड वैल्यू 6500 V3 करूंगा प्लस 7500 V4 करूंगा प्लस 8000 V5 करूंगा प्लस 10000 V6 करूंगा डिवाइड बाय V2 करूंगा। देखो ये जैसे ही मैंने इन सब से मल्टीप्लाई किया था ना, तो दैट गिव्स मी द वैल्यू एट टाइम 0, बट मुझे 0 पे नहीं रुकना है, मुझे 2 पे आना है। तो मैं 0 से 2 पे जाने के लिए V2 से डिवाइड कर देता हूं एंड टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्लस में डिस्काउंटेड वैल्यू। एंड इसमें क्योंकि मुझे V1 चाहिए, V2, V3, V4, V5, V6 सब चाहिए, तो मैंने जो बताया था ना वो तरीका मोड 3 याद है, fx इज इक्वल टू वाला, तो उसमें स्टार्ट विद 1 एंड एट 6, स्टेप 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है। यस, अगर मान लो आपको कभी 1 पे पेमेंट हो रही है, फिर 1.5 पे हो रही है, फिर 2 पे हो रही है, फिर 2.5 पे हो रही है, फिर 4 पे हो रही है, फिर 4.5 पे हो रही है, तो आप 0.5 का स्टेप भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वाइज तो डिस्क्रीट कैश फ्लो जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है, बट इसमें ना कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलो हम एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन ऑफ डिस्क्रीट कैश फ्लोज when IP is given, when IP is given, आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है, I4 गिवन है तो हम I निकाल लेंगे और फिर सीधा उसको V पावर T से मल्टीप्लाई करने वाला जो सबसे पहला केस किया था करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं और जिससे कि हम बिना IP से I निकाले भी कर सकते हैं और वो ज़्यादा सूटेबल रहता है बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, अंडर इट्स करंट रेंट एग्रीमेंट आरपीएस लिमिटेड इज ऑब्लाइज्ड टू मेक एनुअल पेमेंट ऑफ 75,000 फॉर द बिल्डिंग इट ऑक्यूपाइज। पेमेंट कब कब करनी है, 1 जनवरी 2004 को करनी है 75,000 की, 1 जनवरी 2005 को करनी है, 1 जनवरी 2006 को करनी है 75,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट I4 एज 8% दिया है। आप बोलोगे I4 से I निकाल लेते हैं, इन सब की वैल्यू जब 1/1/2003 पे चाहिए होगी तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो V1, V2, V3 कर लेंगे, हो जाएगा। यस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या रहेगी, I4 से I निकालना, फिर V पावर 1 निकालना, V पावर 2 निकालना, V पावर 3 निकालना। इसकी बजाय अगर मैं ये करूं, इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा, I4/4 विच इज एज 2%। यहां मुझे 1 साल पीछे आना है, 1 साल का मतलब 4 क्वार्टर पीछे आना है, 2 साल पीछे आना मतलब 8 क्वार्टर पीछे आना है, 3 साल पीछे आना मतलब 12 क्वार्टर पीछे आना है। तो क्या मैं अगर 2% इंटरेस्ट रेट को यूज करूं, आई कैन राइट 75,000 V⁴ प्लस 75,000 V⁴8 प्लस 75,000 V⁴12 ऑल कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 2%। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 2% का तो हमें टेबल दिया होता है, 2% का तो हमें टेबल दिया होता है। तो अगर टेबल दिया है तो डायरेक्टली वहां से V4, V8, V12 की वैल्यू भी मिल जाएगी हमें। तो हमें सिर्फ क्या करना है, 75,000 इंटू वैल्यू प्लस 75,000 इंटू वैल्यू प्लस 75,000 इंटू V12 की वैल्यू और सीधा इक्वल का साइन प्रेस करना है। ठीक है, कर वैसे भी सकते थे बट उसमें आपका डेसिमल में कैलकुलेशन हो जाएगी और डेसिमल की कैलकुलेशन हमेशा परेशानी करती है, इसलिए ये तरीका बेटर है। अब जैसे 1 जनवरी 2005 पे चाहिए, इसका मतलब ये सारी वैल्यूज को हमें 1 जनवरी 2005 पे निकालना है। तो
हम सोचते हैं ना कि हमारे पिछले अच्छे कर्मों का हमें आगे कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सेम बेनिफिट मैं यहां भी ले लेता हूं। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एट 1103 है। अगर इस वैल्यू को मैं 1 जन 2005 पे चाहता हूं तो 2 साल आगे लेके जाना चाहता हूं। 2 साल का मतलब मैं 8 क्वार्टर आगे लेके जाना चाहता हूं, तो 2% पर क्वार्टर के रेट ऑफ इंटरेस्ट के 8% अगर मैं जाऊंगा तो रेस्ट पर 8 कर दूंगा। दैट विल गिव मी द वैल्यू एट कहां पे 112005 पे। जो प्रेजेंट वैल्यू मुझे 112003 पे दे रखी थी, अगर मैं चाहता हूं वैल्यू एट 1 जुलाई 2015, तो मैं पहले ईयर्स काउंट कर लेता हूं। 2003 से 1 जुलाई 2015 तक कितने ईयर्स हैं, ठीक है, कितने ईयर्स हैं हमारे पास। तो 112003 से काउंट करना शुरू करता हूं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 साल। बट मुझे जाना है 1 जुलाई पे, तो 12.5 ईयर। तो 12.5 ईयर मीन्स कितने क्वार्टर, 50 क्वार्टर। तो मैं सीधा इसको वैल्यू को 1.02 रेज़ पावर 50 कर दूंगा, तो दैट विल गिव मी द वैल्यू एट 1 जन 2015। क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे 1.02 पावर 50, ये भी टेबल से मिल जाएगा। 1.02 पावर 8, ये भी टेबल से मिल जाएगा। 2% की टेबल खोलोगे ना, तो उसमें 1 प्लस आई पावर एन का भी एक है। जरूर नहीं वी पावर एन ही चाहिए होता है, 1 प्लस आई पावर एन का कॉलम भी है। तो वहां से आपको 1.02 पावर 8 की वैल्यू और 1.02 पावर 50 की वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, वो मैं करवाना चाहूंगा क्लास में। जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हो, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग, मतलब आपने कोई पैसा देना था किसी को एक पर्टिकुलर डेट पे। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं। आपने 25,000 रुपया देना था कब, 31 दिसंबर 2014 को। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं 1 जुलाई 2006 को। आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है, 1 जुलाई 2006 से अगर काउंट करें 1/1/2007 तक आधा साल हो गया। ये 1/1/2015 ही है ना, एक ही बात है। 7 से 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने हो गए, 8.5 ईयर हो गए। क्या प्रॉब्लम है, तो सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज़ टू पावर 8.5, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज़ टू पावर 8.5। नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट रेट सिंगल नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है वो किस तरह से है, 31 दिसंबर 2010 तक इंटरेस्ट रेट है 6%, इसके बाद इंटरेस्ट रेट हो गया 7%। यानी कि 176 से 31 दिसंबर 2006 तक आधा साल है। 6 से 7 8 9 10 यानी कि +4, तो 4.5 ईयर्स तक तो आपका इंटरेस्ट रेट 6% है। और यहां से अगले 4 साल तक इंटरेस्ट रेट 7% है। आपको निकालनी है 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू। तो हम सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, बट एट अ चेंजिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, हम इसको स्टेप्स में पीछे लाएंगे। हम पहले इसको 31/12/2014 से पहले हम इसको लाएंगे 4 साल पीछे। कौन से रेट पे, 7% पे। दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू कहां पे वैल्यू 31/12/2010 पे। अब इसको अगर मैं v पावर 4.5 एट द रेट ऑफ 6.5% कर दूं, दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू एट 1 जुलाई 2006। ठीक है, तो v पावर 4 कैलकुलेट करना है 7% पे, ये टेबल में मिल जाएगा। और बट v पावर 4.5 चाहिए जो टेबल में नहीं मिलेगा, और 6.5% भी टेबल में नहीं होता, तो ये कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। एक कैलकुलेटर से करना है, दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं हम। तो सीधा कैलकुलेटर में 25,000 इंटू 1.07 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1.065 रेज़ टू पावर -4.5 इक्वल का साइन प्रेस करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो और मोर देन वन कैश फ्लो भी हो सकता है व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर चेंजिंग। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी एक स्पेशल टाइप है। एक ये क्वेश्चन रीड कर लो जरा। फॉलोइंग डिपॉजिट्स 50,000 इन स्पेशल बैंक अकाउंट। अब ये स्पेशल बैंक अकाउंट कौन से होते हैं? स्पेशल बैंक अकाउंट ऐसा होता है जिसमें कि बर्थडे पे इंटरेस्ट मिलता है ताकि पार्टी कर सको आप, ठीक है। तो बर्थडे पे इंटरेस्ट मिलना है, 7 साल के लिए उसमें डिपॉजिट करना है। द कैपिटल इज रिटर्न आफ्टर एग्जैक्टली 7 years. Interest is calculated at an effective rate of interest 8% per annum. Calculate the present value of the interest. देखो यहां पर सिर्फ सर्टेन क्या है? सर्टेन ये है कि आज पैसा डिपॉजिट होगा, 7 साल के बाद पैसा मिल जाएगा, यही एक सर्टेनिटी है। उसका बर्थडे 1 साल के अंदर कब आएगा हमें नहीं पता, आ तो जाएगा, ठीक। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 29 फेब को नहीं होता है, तो बीच में कभी भी उसका बर्थडे आए उसको इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगी। अगले साल फिर से पूरे साल का, पहली बार उसको कम पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि डिपॉजिट से लेकर बर्थडे के बीच में जितना पीरियड है उतने पीरियड का इंटरेस्ट। उसके बाद पूरे 1 साल का, फिर 2 से 3 में पूरे साल का, 4, 5, 6, यहां तक पूरे साल का मिलता रहेगा उसको। बट आखिर में जितने पीरियड बचे होंगे बर्थडे से लेकर 7 साल पूरे होने तक, जितना पीरियड यहां बीत गया 1 साल में से बाकी बचा हुआ पीरियड आगे बच जाएगा, उतनी ही पेमेंट। हमारे साथ एक प्रॉब्लम यह है कि जब भी हमें किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है तो हमें उसका टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो पता होना चाहिए, ठीक। टाइमिंग हमें सिर्फ क्या दे रखे हैं? टाइमिंग हमें सिर्फ दे रखे हैं, यस। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी हमें किसी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है तो सबसे पहले हमें उसके टाइमिंग पता होना चाहिए। टाइमिंग सिर्फ क्या दे रखे हैं? 0 और 7, जिसपे कि 50,000 जमा कराया था, 50,000 वापस मिलने हैं। बर्थडे कब आएगा हमें नहीं पता, और डिपॉजिट के कितने टाइम बाद आएगा हमें नहीं पता। यहां मैं आपके लिए ना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की, कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका प्राइस निकालना हो कि आज का प्राइस क्या होना चाहिए, हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे। मान लो मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, जो कि 1 साल बाद मुझे 1,10,000 देगा, इंटरेस्ट रेट 10% पे। सो 1 लाख इज द प्रेजेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू 1,10,000 की प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना? यस, 1,10,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है। 1,10,000 बी को मैं क्या 1 लाख बी प्लस 10,000 बी कह सकता हूं? कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली ब्रेक करके लिखा है 2 पार्ट्स में। 1 लाख था कैपिटल और 10,000 है इंटरेस्ट। 1 लाख था कैपिटल और 10,000 है इंटरेस्ट, तो 1 लाख इंटू बी क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल। और ये क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्या था 1 लाख? ये था कैपिटल। कभी भी आपको ये निकालना हो कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे आज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए, जो कैपिटल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी मुझे दे दे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट भी दे दे। समझ आई बात? कि कभी भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जब प्राइस पे करना चाहते हो तो हमेशा कितना होता है, जो उसने देना है उन सब की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हो एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतने पैसे आज आप लगाने को तैयार हो जाते हो, ठीक है ना? तो जैसे मान लो एक बंदा मुझे कहता है वो मुझे 1 लाख रुपए देगा, एक बंदा कहता है मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, तो मैं 1 लाख वाले को कितना दूंगा? 1 लाख भी। 10,000 वाले को क्या दूंगा? 10,000 भी। दोनों को मिला के कितना दूंगा? दिस प्लस दिस, जो कि किसके बराबर होगा? 1 लाख के बराबर होगा। यानी कि हमेशा किसी भी चीज का जो प्राइस होता है, किसी भी, जैसे शेयर का प्राइस भी निकालते हैं ना, तो इसके लिए भी एक टेक्निक होती है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जो क्या करती है, आने वाले सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेती है, उतना पैसा आज शेयर का प्राइस होना चाहिए। ये एक टेक्निक है, इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि शेयर के प्राइस में तो सेंटिमेंट्स भी बहुत काम करते हैं।
कि किसी कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ आ गई तो शेयर का प्राइस गिर जाता है, जबकि कैश फ्लोज तो हो सकता है सेम रहने वाले हों तब भी उसका प्राइस गिर जाता है। तो सेंटिमेंट्स भी काम करते हैं। बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि जो जो कैश फ्लोज होने हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो हमारा शेयर का प्राइस निकल आता है। तो यहां हम बात करें तो अगर ये फार्मूला वाला केस देखें तो सर्टेन क्या है, 50,000 कैपिटल लगाना सर्टेन है। कैपिटल कितनी है, 50,000, जो कि 7 साल के बाद मिलना सर्टेन है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये हो गई, प्लस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, यही होगा ना, कैपिटल इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो 50,000 में से अगर मैं 50,000 इंटू V⁻7 कर दूं एट द रेट ऑफ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 8%। तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं 8% पे कर लूं, दैट विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। एंड हियर वी डोंट रिक्वायर कि वो इंटरेस्ट कब कब पे हो रहा है, सीधा सीधा क्या है, जब भी इंटरेस्ट पे हो रहा है, जिस टाइम पे भी इंटरेस्ट पे हो रहा होगा उन सब की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली होगी, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर ही आएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, हमने विदाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो के भी हमने सारे के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी।